अस्सलाम वालेकुम। आप सुन और देख रहे हैं रिफा एफएम 102.2। प्रोग्राम को कहते हैं सीडीसी टाइम। सामीन और नाज़रीन, इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं हम उनके मसाइल पर बात करें, उनकी सेहत के हवाले से बात करें, ताकि वो जो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आ सके और अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो हम उस पर हम बात करते हैं और आपसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम प्रोग्राम्स भी लेकर आते हैं। सामीन और नाज़रीन, अगर आज के मौजू की बात करूँ तो आज हम अर्ब्स पॉलिसी की बात करेंगे। किस तरह से अर्ली इंटरवेंशन के ज़रिए यानी कि बर वक्त तशख़ीस से उनकी किस तरह से मदद की जा सकती है उन बच्चों की जो अर्ब्स पॉलिसी के साथ है। वैसे तो ये एक बाय बर्थ एक जो है मसला दरपेश होता है बच्चों को, लेकिन अब इस हवाले से बात करेंगे कि किस तरह से अर्ली इंटरवेंशन के ज़रिए बच्चों की जो है वो मदद की जा सकती है ताकि वो अपनी जो डेली रूटीन के काम हैं वो जो है वो प्रॉपर्ली जो है वो कर सकें। मज़ीद आपको बताती चलूँ कि ये प्रोग्राम ना सिर्फ आप हमारे फेसबुक के पेज पर देख सकते हैं, बल्कि इस वक्त ये प्रोग्राम हमारे एफएम पर भी जो है वो नशर हो रहा है। इसके अलावा आपको बताती चलूँ कि आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़रफ़िशान रियाज़ और ये सीडीसी में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, फिजियोथेरेपिस्ट है। तो आइए उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप ज़रफ़िशान? अल्लाह का शुक्र। आपके वक्त का शुक्रिया ज़रफ़िशा। अच्छा, ये बताएं कि अर्ब्स पॉलिसी तो ये एक टर्म है, तो मैं चाहूँगी आप सुनने और देखने वालों के लिए आसान ज़बान में ये बताएं कि अर्ब्स पॉलिसी है क्या। अस्सलाम वालेकुम। अर्ब्स पॉलिसी बेसिकली हमारे पास एक ऐसी कंडीशन होती है, ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो इंसानी जिस्म जो होता है वो डिफरेंट पट्ठों और हड्डियों के साथ मिलके बना हुआ होता है। अब हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन से डिफरेंट जो है, ब्रेन से सिग्नल्स जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं और वो मसल के पास जाते हैं। उसके नतीजे में मसल जो होता है वो अपना जो उसका एक स्पेसिफिक एक्शन है, जो उसने मूवमेंट परफॉर्म करनी है, अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, वो करता है। उसके नतीजे में अगर ब्रेन से ही सिग्नल मसल के अंदर नहीं जाएगा तो वो मसल जो है अपना पार्टिकुलर मूवमेंट जो है, जो उसने एक्शन परफॉर्म करना है, वो नहीं कर सकेगा। मसल की किस तरह की मूवमेंट की हम बात कर सकते हैं कि मसल जो है हमारी बॉडी को इतना एबल करता है कि हम मूव कर सकें, हम स्टेयर्स क्लाइंब कर सकें, या हम अपने रोज़मर्रा के जितने काम होते हैं, एडीएस के टास्क हैं, वो कर सकें। इसके अलावा अपने आप को मेंटेन कर सकें, अपने बैलेंस को मेंटेन कर सकें, पोस्चर को मेंटेन कर सकें। अब अर्ब्स पॉलिसी बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अब होता क्या है कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे डिफरेंट नर्व्स ओरिजिनेट हो रही होती हैं। क्रेनियल नर्व्स हैं, पेराफ्रियल नर्व्स हैं। अब हमारा जो सर्वाइकल का लेवल होता है, जो नेक का पोर्शन है, यहाँ से नेटवर्क ऑफ नर्व्स होता है। खाली एक नर्व नहीं होती, नर्व का गुच्छा होता है, नेटवर्क होता है। वो जो है हमारे शोल्डर को सप्लाई कर रही होती हैं और वो शोल्डर से फिर हमारी एल्बो में लेवल पे जा रही होती है, हैंड के लेवल पे, और फोर आर्म को जो है वो सप्लाई कर रही होती है और उन्होंने अपनी मूवमेंट करनी होती है। अर्ब्स पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ किसी भी तरह वजूहात, डिफरेंट मुख्तलिफ वजूहात होती हैं जिनकी वजह से अगर हमारे हेड के ऊपर प्रेशर आता है या हमारे शोल्डर के ऊपर प्रेशर आया है तो ये जो नर्व्स का गुच्छा होता है उस पर कंप्रेशन आ जाती है, उस पर प्रेशर आता है। उसके प्रेशर के नतीजे में क्या होता है कि वो जो नर्व्स होती हैं उन पे स्ट्रेच आता है, या तो उन पे स्ट्रेच आता है या उनका किसी तरह का डैमेज हो जाती है, रप्चर हो जाती है। तो उस जब एक नर्व जो है वो रप्चर हो गई है, उसने मसल को जो है सप्लाई ही उसकी कट ऑफ हो गई है, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि हमारा जो अपर लिम्ब होता है, यानी कि हमारा शोल्डर है, हमारी बाजू है या हाथ, उसमें वीकनेस आ जाती है। वीकनेस किस तरह की हो सकती है, या तो वो कंप्लीट वीकनेस होती है या मसल जो होता है वो पैरालाइज हो जाता है। मुख्तलिफ इसकी फिर इकसाम होती हैं और हर एक की जो होती है वो फिर डिपेंड करता है कि वो ट्रीट हो सकती हैं या नहीं। तो ये बेसिकली हमारे पास एक ऐसी कंडीशन होती है अर्ब्स पॉलिसी। सही। सामीन और नाज़रीन, इस वक्त आप देख और सुन रहे हैं प्रोग्राम सीडीसी टाइम और मेरे साथ मौजूद हैं ज़रफ़िशान रियाज़, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। और टॉपिक की अगर बात की जाए तो आज हम बात करें अर्ब्स पॉलिसी के हवाले से। बेसिकली ये नर्व कंप्रेशन की वजह से जो मसल्स होते हैं उनमें वीकनेस आ जाती है, जिसकी वजह से जो अपर लिम्ब है यानी कि जो बाजू से काम लेने वाले हैं या फिर बाजू में जो कमज़ोरी आ जाती है, उसके मसल्स वीक हो जाते हैं। तो उस हवाले से आज हम बात करें कि जो अर्ब्स पॉलिसी के साथ बच्चे हैं उनको अर्ली इंटरवेंशन के ज़रिए यानी कि उनकी वक्त तशख़ीस के ज़रिए उनकी किस तरह से मदद की जा सकती है। आपको बताती चलूँ कि ना सिर्फ आप ये प्रोग्राम हमारे फेसबुक पेज पर देख सकते हैं, बल्कि अगर आपको कोई सवाल हो इस टॉपिक के हवाले से तो वो भी आप कर सकते हैं। हम सवालात को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसके अलावा CDC का नंबर हमारी स्क्रीन पर भी मौजूद होगा, 03207865
5333। आप CDC जो है वो रब्ता कर सकते हैं, किसी भी हवाले से आप मशवरा भी ले सकते हैं जो स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं उनके हवाले से। अच्छा ज़फ़र, आप अपनी खदमात सर अंजाम दे रही हैं CDC में, तो उस हवाले से बताइएगा कि CDC में किस तरह के जो है डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, बच्चों को किस तरह की एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं? CDC में मैं तकरीबन पिछले 4 साल से अपनी खदमात सर अंजाम दे रही हूँ। हमारे पास CDC में बात की जाए तो फ़िज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो कि मुख्तलिफ डिजीज़ हैं, डिसऑर्डर्स हैं या और डिफरेंट लेट्स सपोज कंडीशंस होती हैं। फ्रैक्चर के बाद अगर किसी का पट्ठा कमज़ोर हो गया या अकड़ गया तो उन सब बच्चों को जो है हम ट्रीट करते हैं डिफरेंट एक्सरसाइजेज़ के थ्रू, मोडालिटीज़ के थ्रू बच्चों को जो है वो ट्रीट किया जाता है ताकि उनके बैलेंस को बेहतर किया जाए, उनके पोस्चर को बेहतर किया जाए। अगर उनके कोई पट्टे कमज़ोर हैं तो उनकी स्ट्रेंथ जो है मज़ीद इम्प्रूव की जाए, या अगर अकड़े में हैं तो उनको रिलीज़ किया जाता है ताकि बच्चे जो हैं अपना मैक्सिमम ख़ुद को इंडिपेंडेंट कर सकें। ऑब्वियस बात है, जब मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से बच्चे चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, दूसरों पर डिपेंड करेंगे, तो उनके जो साथ ADLs के जो टास्क होते हैं वो भी अफेक्ट हो जाते हैं। बच्चा अपनी सेल्फ ग्रूमिंग नहीं कर सकेगा, सेल्फ फीडिंग नहीं कर सकेगा। तो इन चीज़ों को बच्चों को डिफरेंट एक्सरसाइजेज के थ्रू हम डील करते हैं फिजियोथेरेपी में। उसके अलावा हमारे पास स्पीच थेरेपी डिपार्टमेंट होता है। बच्चे मुख्तलिफ जब कोई भी बीमारी होती है तो बच्चे जो होते हैं वो बोल नहीं सकते। ज़्यादातर बच्चों की जो स्पीच होती है ना वो अफेक्ट हो जाती है। स्पेशल नीड्स के बच्चों की अगर मैं बात करूं तो उनकी सबसे पहले जो है ना स्पीच लाजमी अफेक्ट होती है, तो उनको एक्सरसाइजेज डिफरेंट एक्सरसाइजेज के थ्रू जो है उनकी स्पीच पे काम किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि बिहेवियर मैनेज कर रहे होते हैं। बिहेवियर के साथ साथ वो बच्चों की एजुकेशन पे भी काम कर रहे होते हैं, बच्चों को प्रॉपर स्कूलिंग भी हो रही होती है। उसके अलावा हमारे पास ADLs का रूम होता है, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग का, जिसमें बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स पे काम किया जाता है, यानी कि बच्चों ने अपने हाथों से जो काम करने हैं, उनकी पिंसर ग्रिप है, पाल्मर ग्रैस्प है। उसके अलावा बच्चों की सेल्फ ग्रूमिंग की एक्टिविटीज़ हैं कि अपना किस तरह बच्चों ने अपने आप को मेंटेन रखना है, हैंड वॉश करना है, शर्ट बटनिंग करनी है, डेली एक्टिविटीज़ के जो टास्क हैं। उसके अलावा सेल्फ फीडिंग है कि बच्चे जो हैं वो खुद खाना खा सकें, किसी पे जो है वो डिपेंड ना कर सकें। ये थेरेपीज़ जो हैं बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं। उसके अलावा स्पेशल नीड्स के जो बच्चे होते हैं इनमें सेंसरी इश्यूज़ जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइट के साथ उनको प्रॉब्लम हो सकता है, कम है, ज़्यादा है, उनकी हेयरिंग जो है उसके सेंसरी इश्यूज़ हो सकते हैं। उसके अलावा वेदर जैसे जैसे चेंज होता है तो बच्चों के सेंसरी इश्यूज़ जो होते हैं वो पीक पे जाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर सेंसरी रूम है जिसमें डिफरेंट थेरेपीज़ जो हैं बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं। ये तो वो सारी चीज़ें जो थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा हमारे पास स्पेशल ओलंपिक की फैसिलिटी जो है वो भी है, जो हमें प्ले रूम स्पेशल ओलंपिक्स ने प्रोवाइड किया हुआ है, जिस पे बच्चों की स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़, बच्चों की फिटनेस पे काम किया जाता है। रिसेंटली हमारा समर कैंप हुआ था जो कि अभी अगस्त में एंड हुआ है। उस पर बच्चों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। बच्चों के जंपिंग, क्लाइंबिंग, रनिंग उस पर हमने टारगेट किया था। उसके अलावा फिट 5 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिसके लिए स्पेशल ओलंपिक्स हमारे साथ कंडक्ट करता है और हम बच्चों को डिफरेंट स्पेशल नीड्स के जो और स्कूल्स हैं उन पे लेके जाते हैं, वहाँ पे एक्टिविटीज़ करवाते हैं। तो ये सारी जो है डिफरेंट CDC के अंदर थेरेपीज़ बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं। उसके अलावा बच्चों के लिए हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़, फ्राइडे एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं ताकि बच्चों को साथ उस पर भी टारगेट किया जा सके। और इसके अलावा जो टाइमिंग है CDC की, वो मॉर्निंग की जो टाइमिंग है वो 9 to 11 है और जो आफ्टरनून की टाइमिंग है वो हमारे पास 12 to 2 है। जो स्कूलिंग वाले बच्चे हैं उनकी जो टाइमिंग होती है वो 12 to 3 होती है। सही। अच्छा, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। ज़फ़िशा, ये बताइएगा, आप अल्प्स पॉलिसी को आपने एक्सप्लेन किया, आपने उसके बारे में बताया, ये बताइएगा कि उसकी वजूहात क्या होती हैं? अर्श पाल्सी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक ऐसी कंडीशन है जिसपे नर्व्स के ऊपर जो है बेसिकली कंप्रेशन आ रही होती है, स्ट्रेच आ रहा होता है या वो रैप्चर हो जाती हैं, तो उसके नतीजे में पट्टे जो होते हैं वो उस तरह काम नहीं कर सकते। अर्श पाल्सी या इसे हम ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ डॉक्टर की किसी भी गफलत की वजह से, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि एट द नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे या C-सेक्शन के टाइम पे जब बेबी का हेड जो है वो उन्होंने साइड पे टर्न करके आउट करना है तो उस पे हेड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर
आ गया। जब हेड पे प्रेशर आता है तो अल्टीमेटली नेक पे प्रेशर जाता है, वो शोल्डर पे, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जो नर्व का गुच्छा है उस पर कंप्रेशन आ जाती है। उसके अलावा क्या हो सकता है कि या तो जब बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि बेबी की जो पोजीशन होती है एब्डोमेन के अंदर वो ब्रीच पोजीशन होती है, यानी कि उसका जो आर्म्स होती हैं वो डाउनवर्ड होती हैं, तो जब उनको पुल किया जाता है तो उसके नतीजे में भी शोल्डर पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा होता है, तो उसके नतीजे में भी ये कंडीशन जो है वो हो सकती है। या ये हो सकता है कि जिस तरह नॉर्मली प्रेगनेंसी के अंदर मदर्स को डायबिटीज़ हो जाती है, जैसे हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कह रहे होते हैं, शुगर हो जाती है, उसके नतीजे में भी बच्चों को ये कंडीशन ज़्यादा हो सकती है। या मदर का वेट ज़्यादा है, उसके अलावा अगर बच्चे का वेट जो है वो 8 पाउंड से ज़्यादा है तो उसके नतीजे में भी बच्चों को जो है अर्ब्स पाल्सी का सामना करना पड़ सकता है। उसके अलावा जो अगर ये तो बच्चों की अगर मैं बात करूं तो उनमें ये वजूहात, हाँ ये एक ऐसी कंडीशन है जो बड़ों में भी हो सकती है। बड़ों में इसकी क्या चीज़ हो सकती है कि रोड एक्सीडेंट्स के रिजल्ट में अगर कंप्रेशन आ गई है शोल्डर के लेवल पे, नर्व्स प्रेस हो गई हैं, तो हमारे पास ये कंडीशन जो होती है वो डेवलप हो जाती है। और ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी पूरी बाजू की यानी कि शोल्डर पे डिफरेंट रेंज ऑफ मोशंस होती हैं, फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, ऊपर लेकर जाना है, पीछे लेकर जाना है, बाजू को साइड पे लेकर जाना है, आगे की तरफ लेकर आना है, तो उसके नतीजे में शोल्डर की जो रेंज ऑफ मोशन होती है वो अफेक्ट हो जाती है। साथ साथ बात इसकी कुछ ऐसी इकसाम होती हैं कि जिसमें खाली शोल्डर इन्वॉल्व हो रहा होता है, बाज़ में हमारे पास साथ एल्बो भी इन्वॉल्व हो रही होती है, और कुछ में हमारे पास हैंड जो होता है वो भी इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो ये मुख्तलिफ इसकी वजूहात हैं जिसके नतीजे में ये कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है। चलिए आपने वजूहात के बारे में बताइएगा कि ऐसे कौन सी साइन एंड सिम्टम्स या अलामात होती हैं जिससे पेरेंट्स को ये पता चल जाए कि उनका बच्चा अर्ब्स पाल्सी के साथ है। इसमें हमारे पास ये होता है कि वेटर टिप्स डिफॉर्मिटी एक चीज़ होती है कि हमारा जो शोल्डर होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा बेंड हो जाता है आगे, इसमें दो मूवमेंट्स होती हैं, इनवर्ड मतलब वो रोटेट हो जाता है, एडक्शन और मीडियल रोटेशन। अंदर की तरफ शोल्डर जिस तरह नॉर्मल हमारा तो है ना बैक की तरफ होता है, ये शोल्डर अंदर की तरफ बेंड हुआ होता है। उसके अलावा जो एल्बो होती है, एल्बो पे दो मूवमेंट्स होती हैं, एक हमारी होती है फ्लेक्शन होती है, एक एक्सटेंशन मूवमेंट होती है। बेसिकली जो हमारी एल्बो होती है उस पे एक्सटेंशन की तरफ, वो पीछे की तरफ ज़्यादा बेंड हो जाती है। और उसके अलावा फोर आर्म पे दो मूवमेंट्स होती हैं, प्रोनेशन होती है, सुपिनेशन हमें देखने को मिलती है। तो बाजू जो होती है वो बेंड हो जाती है, यानी कि प्रोनेट पोजीशन पे होगी, और अल्टीमेट जो फिंगर्स होंगी वो बेंड पोजीशन में हो जाती हैं, जिस तरह हमने मुट्ठी क्लोज की हुई है। तो बच्चे की जो बाजू होगी वो साइड पे यूं हैंग हो रही होगी और उसकी वेटर टिप्स डिफॉर्मिटी में यूं पीछे की तरफ उसकी बाजू जा रही होती है। तो ये एक पैटर्न होता है जो कि बन जाता है इस कंडीशन के अंदर। उसके अलावा इसमें हमारी जो ऑब्वियस बात है, जब नर्व्स की स्ट्रेच आ रहा है या नर्व्स जो होती हैं वो रैप्चर हो रही हैं, तो नर्व की डेवलपमेंट जो होती है वो अफेक्ट हो जाती है, और इसमें जो पट्टे हैं उनकी भी डेवलपमेंट ऑब्वियस बात है अफेक्ट हो जाती है। पट्टे या तो पूरे कमज़ोर हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, बच्चा जो है वो मूव ही नहीं कर सकता, या कुछ वीकनेस आ जाती है, और वो वीकनेस जो है जितनी जल्दी थेरेपी जो होगी वो स्टार्ट होगी तो वो वीकनेस जो होती है वो अल्टीमेट ठीक हो सकती है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर तो वो शोल्डर के लेवल पे प्रेस हो रही हैं तो वो ट्रीटेबल है, लेकिन अगर नर्व जो है वो स्पाइनल कॉर्ड यानी कि हमारा जो ब्रेन से नीचे स्पाइनल कॉर्ड का पोर्शन है उसके लेवल पे अगर नर्व्स के अंदर जो है वो रैप्चर आ रहा है, तो फिर स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली वहाँ से अगर किसी भी तरह की इंजरी होती है तो वो ट्रीटेबल नहीं होती। उसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, जब जिस तरह मैंने आपको बताया कि हैंड की जो है ना वो प्रॉपर पोजीशन फिंगर फ्लेक्स हो जाती हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसके नतीजे में बच्चे के जो फाइन मोटर्स के टास्क होते हैं बच्चा वो नहीं कर सकेगा, यानी कि उसके एडीएस के टास्क जो होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि बाज़ औक़ात ज़्यादा जो होती है ना ये कंडीशन वो बात की जाए तो अपर लिम्ब में ही होती है, शोल्डर के लेवल पे, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसी इकसाम भी इसकी हमें देखने को मिलती हैं जिसमें जो लोअर लिम्ब है, यानी कि अगर हम लेग की बात करें तो उसमें भी हो जाती है। तो अगर तो बात की जाए कि अगर अपर लिम्ब में ही खाली हो रही है तो उसके नतीजे में फ़ाइन मोटर्स बच्चे के जाएंगे। फाइन मोटर्स वो टास्क हैं कि बच्चे ने हाथ के साथ, यानी कि अपने जिस तरह मैं बात करूं सेल्फ ग्रूमिंग के टास्क हैं, बच्चे ने अपना हाथ ऊपर लेके जाना है, रेंज ही नहीं है कि वो अपने हेयर ब्रश कर सकेगा, बच्चे की इतनी रेंज नहीं है कि वो अपनी बाजू आगे लेके जाए, अपनी शर्ट का बटन क्लोज कर सके, बच्चे की इतनी रेंज नहीं है कि वो बेंड हो के अपना जो है वो शू के लेसेस क्लोज कर सके।
तो बच्चे की जो सेल्फ ग्रूमिंग के टास्क हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। उसके अलावा जो दुश्वारी देखने को मिलेगी कि बच्चे खुद खाना नहीं खा सकेंगे, जिस तरह स्पून पकड़ के मुंह के पास लेकर आना है, ये मूवमेंट्स नहीं होंगी, तो ये चीज़ अफेक्ट होगी। अगर देखा जाए लेग के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो उसमें फिर जो देखने को हमें मिलता है वो ये है कि बच्चे की वॉक प्रॉपर नहीं होगी, बच्चे का पोस्चर प्रॉपर नहीं है, बच्चे का बैलेंस नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो देखने को मिलती हैं अर्ब्स पाल्सी के केस के अंदर। सही। अपने नए लिसनर्स जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया उनको मैं बता दूं कि आप इस वक्त देख और सुन रहे हैं प्रोग्राम सीडीसी टाइम, और आज हम बात करें अर्ब्स पाल्सी के हवाले से उसमें क्या अर्ली इंटरवेंशन की जा सकती है जिससे जो बच्चों की जो रेंज ऑफ मोशन है उसको बेहतर किया जा सके, और इस हवाले से हमारी तफसील से जो है वो गुफ्तगू जारी है। अच्छा ज़रफ़िशा, ये बताइएगा कि किस तरह से अगर हम इसको क्लासीफाई करें या इसकी टाइप्स को अगर हम देखें तो ये किस तरह की होती है, इकसाम क्या है इसकी? अर्ब्स पाल्सी या जिस तरह मैंने कहा कि इसे ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी भी कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इसकी 5 डिफरेंट इकसाम होती हैं। सबसे पहले हमारे पास एक इसकी किस्म होती है जिसे हम कहते हैं रप्चर। रप्चर के केस में क्या होता है कि नर्व जो होती है वो पूरी जो है ना वो टीयर हो गया उसमें, मतलब नर्व जो है वो उसमें एक होता है कि नर्व के अंदर स्ट्रेच आ रहा है यानी कि वो खिंच रही है, लेकिन एक चीज़ होती है कि उसके अंदर किसी भी तरह की वजह से इंजरी हो गई है, कट लग गया है लेट्स सपोज, तो उसके केस में क्या होता है कि रप्चर के केस में जो इसकी एग्जाम है उसमें ये इस तरह ट्रीटेबल नहीं होती। उसके केस में फिर नर्व की सर्जरीज जो होती हैं वो रिकमेंड की जाती हैं, तो उसके नतीजे में फिर बेहतरी आ सकती है। उसके अलावा हमारे पास इसकी एक टाइप होती है इवल्जन। इवल्जन एक ऐसी एग्जाम है जिसमें क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड के लेवल से जहाँ से नर्व्स जो हैं हमारी ओरिजिनेट हो रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड के भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं, सर्वाइकल है, थोरेसिक है, लेम्बोसेक्रल रीजन्स होते हैं। सर्वाइकल जो अपर लिम्ब को सप्लाई कर रहा है, थोरेसिक जो कि हमारे एब्डोमेन को नर्व सप्लाई कर रही होती हैं, और उसके अलावा लेम्बोसेक्रल वो रीजन है जो कि हमारे लोअर लिम्ब को सप्लाई कर रहे हैं। अगर किसी भी तरह से स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे नर्व की इंजरी हो गई है कि नर्व के अंदर जो है टीयर आ गया, फट गई है, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि पूरी वो जो ऐसी कंडीशन है जो जिसके नतीजे में मसल का कंप्लीट जो है ना वो वीकनेस आएगी, मसल पैरालाइज हो जाते हैं। इसकी ये है कि इसमें बेशक आप थेरेपी भी लेंगे लेकिन बच्चा जो है वो उसकी रेंज ऑफ मोशन जो एंड हो चुकी है वो वापस नहीं आएगी, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे इंजरी हो तो फिर कंप्लीट पैरालिसिस की तरफ बच्चा जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप है जिसे हम न्यूरोपेरेक्सिया कहते हैं। उसमें क्या होता है कि नर्व के ऊपर स्ट्रेच आ रहा होता है, तो वो ये जो ऐसी कंडीशन है जो कि 3 मंथ्स के अंदर ट्रीटेबल हो जाती है एक्सरसाइज के साथ भी, और विद अगर घर पे रेस्ट किया जाए तो उसमें भी ये ट्रीट हो जाती है। ये इतनी इसकी जो है हम कहें कि स्वेयर फॉर्म नहीं होती। फिर एक और इसकी एग्जाम आती है जिसे हम न्यूरोमा कहते हैं। न्यूरोमा ऐसी होती है इसकी एक एग्जाम कि जिसमें नर्व जो हुई है उसमें कोई डैमेज आया है तो वो रिपेयर हुई है, ठीक है। जिस तरह लेट्स सपोज नर्व की कोई सर्जरी हो गई है तो उसके नतीजे में क्या होता है, सर्जरी के नतीजे में स्कार टिश्यूज डेवलपमेंट होते हैं जब उसने ठीक होना होता है। वो स्कार टिश्यूज जो होते हैं वो एक नर्व के अंदर जो है वो डेवलप हो जाते हैं, तो वो जो है नॉर्मल जो नर्व का पोर्शन होता है उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं। ये इसकी ज़रा एक स्वेयर टाइप होती है जिसको डील करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और एक जो इसकी एग्जाम होती है उसमें टोटल ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो रही होती है, यानी कि अपर और लोअर लिम्ब दोनों इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। शोल्डर के लेवल पे भी वीकनेस आ रही होगी और हमें लोअर लिम्ब में भी वीकनेस, यानी कि फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स दोनों में जो है वो प्रॉब्लम आती है। ये इसकी मुख्तलिफ 5 एग्जाम होती हैं। सही। सामीने कराम, इस वक्त आप देख और सुन रहे हैं प्रोग्राम सीडीसी टाइम, और मेरे साथ मौजूद हैं ज़रफ़िशा रियाज, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, सीडीसी में अपनी खदमात सर अंजाम दे रही हैं। और आज हम अर्ब्स पाल्सी के हवाले से बात कर रहे हैं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं, और अर्ली इंटरवेंशन के ज़रिए या फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के ज़रिए बच्चों की जो रेंज ऑफ मोशन है इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। बहरहाल जनाब, हमारी गुफ्तगू जारी है और सीडीसी का नंबर हमारी स्क्रीन पर भी मौजूद होगा, मैं भी अनाउंस कर देती हूँ, 0320786533। आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं इस हवाले से आप मशवरा कर सकते हैं, कंसल्टेशन कर सकते हैं। मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा ज़रफ़िशा, अगर हम इसकी तशख़ीस की बात करें, इसकी तशख़ीस का क्या अमल होता है, कोई टेस्ट किए जाते हैं या कोई प्रोसीजर होता है, उस हवाले से बताइएगा। इसमें मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। पहले तो फिज़िकल एग्जामिनेशन प्रॉपर की जाती है कि आइदर ये
नर्व का इशू है, मसल का इशू है, या किसी और चीज़ का। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हमारे डिफरेंट बॉडी के अंदर बर्सास प्रेजेंट होते हैं, कुछ लिगामेंट्स होते हैं, उनका तो इशू नहीं है। या किसी और बाज़ औक़ात इस तरह होता है रैफर्ड पेन आ रहा होता है, उसकी वजह से मसला आ रहा होता है कि रैफर्ड पेन ये चीज़ होती है कि अगर किसी और ऑर्गन के अंदर इशू है लेकिन उसका पेन जो होता है बाज़ औक़ात किसी दूसरी जगह पे फील हो रहा होता है, तो बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है। लेकिन प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन, नर्व के डिफरेंट टेस्ट होते हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं। उसके अलावा नर्व कंडक्शन स्टडीज़ होती हैं, वो की जाती हैं। उसके अलावा हमारे पास एमआरआई बेसिकली जितने भी सॉफ्ट चीज़ें होती हैं जिस तरह नर्व की स्टडी के लिए, तो उसके थ्रू देखा जा सकता है कि क्या इधर नर्व की प्रॉब्लम है, मसल का इशू तो नहीं है। उसके अलावा हमारे पास सीटी स्कैन्स होते हैं, उनके साथ जो है वो देखा जा सकता है कि इधर ये कंडीशन है या नहीं। मसल के तो डिफरेंट टेस्ट भी होते हैं, उनके साथ हम देख लेते हैं कि मसल का कितनी वीकनेस है। लेकिन नर्व के लिए जो है ना ये प्रॉपर टेस्ट होते हैं जिसमें सीटी होता है, एमआरआई होता है, नर्व कंडक्शन स्टडीज़ हैं और प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशंस के साथ नर्व ग्लाइड टेस्ट होते हैं कि क्या इधर नर्व के अंदर किस तरह का इशू है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। अच्छा, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो फिजियोथेरेपी से जो है वो रिलेटेड है, तो ये बताइएगा कि इसके फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या होता है। फिजियोथेरेपी में हमारे पास इसको दो तरीक़ों से डील किया जाता है। एक तो ये है कि ग्रॉस मोटर स्किल्स प्लस फाइन मोटर स्किल्स। पहले हम जो है एक्सरसाइजेस के थ्रू इसको डील करते हैं। जिस तरह हमारे पास क्या चीज़ है कि अगर लेट्स सपोज बाजू की, लेट्स सपोज शोल्डर फ्लेक्शन की मैं बात करूं, रेंज लिमिटेड है, तो देखा जाता है कि बच्चे को पैसिव नीड है। बच्चे को पैसिव का मतलब ये होता है कि थेरेपिस्ट अपनी असिस्टेंस के साथ बच्चे का लिम्ब जो होगा ना वो मूव करेगा। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि उसे थोड़ी सी असिस्टेंस की ज़रूरत होती है और बाकी वो मूव कर लेते हैं, यानी कि एक्टिव असिस्टिव एक्सरसाइजेस के साथ। या बाज़ औक़ात बच्चे की विद कुछ ऐसी, जिस तरह मैंने आपको टाइप्स बताई हैं, उसमें ये होता है कि कुछ में बच्चा खुद भी थोड़ी बहुत एक्टिवली मूव कर लेता है, तो वो एक्टिव एक्सरसाइजेज होती हैं। इनिशियली बच्चा जो है ना वो पैसिव पे ही होता है, तो पैसिव जो है एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाई जाती हैं। शोल्डर पे फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, शोल्डर की डिफरेंट मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेज होती हैं वो करवाई जाती हैं। उसके अलावा हमारे पास अगर तो कुछ एग्ज़ाम में जिस तरह शोल्डर इन्वॉल्व हुआ है तो शोल्डर को ज़्यादा डील किया जाएगा। कुछ में साथ अगर एल्बो भी इन्वॉल्व हो रही है तो फिर साथ एल्बो की एक्सरसाइजेज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। साथ स्ट्रेचिंग के अलावा अगर एक पट्टा जो है टाइट है, अकड़ा हुआ है, तो दूसरे की जो है अल्टीमेट वीकनेस हो जाती है, तो उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं। फिर ये डिपेंड करता है कि हैंड का रीजन भी, फोर आर्म जो है वो भी इन्वॉल्व हो रही है या नहीं। तो फिर अगर वो भी इन्वॉल्व हो रही है तो फिर तीनों को लेकर टारगेट किया जाता है। फिर इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक होती है जिसमें लेग भी इन्वॉल्व हो रही होती है, तो फिर उसके लिए भी लेग की भी डिफरेंट हमारे पास स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं वो करवाई जाती हैं। उसमें फिर बच्चे का बैलेंस जो होता है वो भी अफेक्ट हो रहा होता है, तो साथ बच्चे को बैलेंस बोर्ड के ऊपर स्टैंडिंग पैरेलल बार्स के अंदर उसको वॉकिंग करवाई जाती है ताकि उसकी वॉक को बेहतर किया जा सके। उसके अलावा जिम बॉल होती है, उनके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वो करवाया जाता है। और इसके अलावा एल्ब्स पाल्सी के अंदर जो देखा जाए, क्योंकि ज़्यादा बच्चे के ना एडीएल्स के टास्क अफेक्ट हो रहे होते हैं, यानी कि उसकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग जो है वो अफेक्ट हो रही होती है, तो फिर हम साथ सीडीसी में बच्चे का जो एडीएल्स के टास्क होते हैं उसकी भी थेरेपीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। यानी कि बच्चे की सेल्फ ग्रूमिंग है, उसको हेयर ब्रशिंग करवाई जाती है, अगर शर्ट बटनिंग है वो करवाए जाते हैं ताकि बच्चे की जो फाइन मूवमेंट्स है ना हाथ की वो इम्प्रूव हो सकें। फाइन मूवमेंट्स में पिंसर ग्रिप है, पाल्मर ग्रैस्प होती है। पिंसर ग्रिप यानी हमारी थंब और इंडेक्स फिंगर की मूवमेंट है, और पाल्मर ग्रैस्प यानी कि हमारा पूरा हैंड इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर भी ना फिंगर्स बेंड हो जाती हैं, हाथ की उस तरह ग्रिप नहीं रहती, तो उसके लिए एडीएल्स में इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाई जाती हैं। उसके अलावा सेल्फ फीडिंग बच्चे की अफेक्ट हो रही होती है, तो बच्चे को पहले असिस्टेंस के साथ स्पून किस तरह उसने लेकर जाना है वो चीज़ें करवाई जाती हैं। उसके अलावा देखा जाए तो इसमें एडीएल्स जो है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट कर रहा होता है। उसके अलावा ये बच्चे जो हैं इनकी साथ स्पीच भी अफेक्ट होती है, तो साथ स्पीच थेरेपी भी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। सही। सामीने कराम, इस वक्त आप देख और सुन रहे हैं सीडीसी टाइम, और आज हमने बात की एब्स पाल्सी के हवाले से कि किस तरह से अर्ली इंटरवेंशन के ज़रिए बच्चों की रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाया जा सकता है, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाई जा सकती है ताकि वो अपनी जो डेली रूटीन के काम हैं वो बआसानी कर सके। और आज हमने बात की कि एब्स पाल्सी है क्या, इसकी वजूहात क्या हैं, इसके असबाब क्या हैं, इसका किस तरह से फिजियोथेरेपी के ज़रिए जो है इसका ट्रीटमेंट मुमकिन है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम से यकीनन आपने कुछ नया सीखा होगा। इसके अलावा आपको
आपको बताती चलूँ कि ये प्रोग्राम हमारे फेसबुक पेज पर इस वक्त लाइव नशर भी हो रहा है, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि CDC के हवाले से जो प्रोग्राम्स हैं वो उन तमाम वालिदैन के लिए रहनुमाई फराहम करते हैं जिनके बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ है। तो एक प्लेलिस्ट पूरी मौजूद है, अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप इससे जो है वो फ़ायदा भी उठा सकते हैं, बहुत मुफीद मालूमात आपको मिल सकती है। बहर जनाब, हमारी गुफ्तगू जारी है और इस हवाले से हम मज़ीद बात भी करें। अच्छा, क्योंकि ज़फ़िशा हमारे प्रोग्राम का वक्त क्योंकि मुख्तसर है और हमने काफ़ी चीज़ों को कवर भी कर लिया, तो मैं चाहूँगी कि आप जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगे उन वालिदैन को जिनके बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ हैं या अर्ब्स पालसी के साथ हैं। सबसे पहले एक पेरेंट्स के लिए जो अर्ब्स पालसी के लिहाज से मैं ये गाइड करूँगी कि जो CDC में भी हमारे पास अर्ब्स पालसी के साथ आते हैं उनको हम डिफरेंट घर पे भी एक्सरसाइजेज इजीली जो होती हैं, क्योंकि इसकी एक्सरसाइजेज इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज है वो रिकमेंड करते हैं, या उन्होंने किस तरह ADLs के उनके टास्क जो हैं वो परफॉर्म करवाने होते हैं। तो पेरेंट्स के लिए यही है कि अब ज़ाहिरी बात है एक कंडीशन बच्चे की डिवेल्प हो गई है, अब ये नहीं होता कि उसकी वो कंडीशन जो है वो ट्रीटेबल ही हो, पूरी तरीके से वो क्योर हो सके। तो इसमें पेरेंट्स को थोड़ा सब्र तहम्मुल, क्योंकि एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। अब वो चीज़ नर्व्स की ऑब्वियस बात है, अगर हम बात करें इंजरी हो गई है तो उसको डील करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, उसमें ऑब्वियस बात है टाइम टेकिंग एक प्रोसेस होता है। तो थोड़ा हौसले के साथ इस चीज़ को, कि बच्चों में ऑब्वियस बात है पेरेंट्स का ये होता है कि बस जल्दी से हमारा बच्चा जो है ना वो ठीक हो जाए, तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। और अगर लेट्स सपोज स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे अब वो इंजरी हो गई है तो वो मैंने आपको बताया कि पूरी तरह ट्रीटेबल नहीं हो सकती। बस ये होता है कि हाँ, हम बच्चे को इतना मैनेज कर लेते हैं कि वो अपना जो है ना खुद इंडिपेंडेंट हो सके, लेकिन ऑब्वियस बात है फुल इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को लेके पेरेंट्स को सब्र तहम्मुल हौसला रखना चाहिए कि चलें, अब अगर इस कंडीशन के साथ हमारा बच्चा अगर इतनी भी एफर्ट कर रहा है तो वो भी उसके लिए एक बहुत है, ज़्यादा है। तो इस चीज़ को काइंडली पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा ध्यान किया करें इस चीज़ पे। बिल्कुल, पेरेंट्स जो वालिदैन जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, ज़फ़िशा का यही पैगाम है कि आप जो है जो केयर टेकर्स हैं या जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके साथ कोऑपरेट करें, उनके साथ ताउन करें, ताकि आपके बच्चों का जो इलाज है, उनके जो भी उनका मसला है उसकी तशख़ीस जो है वो बर वक्त हो सके। वाल जनाब, आज हमने बात की अर्ब्स पालसी के हवाले से, इसमें किस तरह से अर्ली इंटरवेंशन के ज़रिए बच्चों की रेंज ऑफ मोशन को बेहतर बनाया जा सकता है। हमें लाइव व्यूवर्स ने भी ज्वाइन किया, नईम शाह सऊदी अरब से हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और आपकी पज़ीराई से ही हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम मज़ीद आपके लिए इस तरह के अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लेकर आएँ। और CDC टाइम एक ऐसा प्रोग्राम है जो मेरा भी पसंदीदा है, क्योंकि अब इसमें स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं उनके हवाले से गुफ्तगू करते हैं, उनके मसाइल पर बात करते हैं, और इस हवाले से भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी ज़िंदगी को किस तरह से बेहतर बनाया जा सके। अगर आप CDC रब्ता करना चाहते हैं तो CDC का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद होगा, और मैं भी बता देती हूँ 0320786533, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। किसी भी हवाले से आपने मशवरा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम ना सिर्फ हमारे फेसबुक पेज पर इस वक्त लाइव नशर किया गया, बल्कि यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया जाएगा। तो अगर आपने मिस कर दिया प्रोग्राम तो आप फेसबुक पर भी जाकर विज़िट कर सकते हैं, पेज को वहाँ भी देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल को भी देख सकते हैं। माल जनाब, हमारे प्रोग्राम का वक्त क्योंकि मुख्तसर है, ज़फ़िशा आपका भी एक बार फिर शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सामीन और नाज़रीन, आपसे इस वक्त इजाज़त लेने का वक्त हुआ चाहता है। मैं हूँ आपकी मेज़बान रीबा सलीम, और आपसे भी मुलाकात होगी CDC टाइम के किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।